नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 जून 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज तो डिटेल से डिस्कस करेंगे बेसिक्स और बैकग्राउंड के साथ। सबसे पहले मणिपुर में नए तरह के क्राइसिस पैदा हो गए हैं, अलग से एडमिनिस्ट्रेशन की मांग चल रही है, डिटेल से इस इशू को हम खंगालेंगे। उसके बाद कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, थोड़ा डीप में जाके है ये आर्टिकल भी। वैसे CBAM का जो इशू है पहले हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये थोड़ा डीप में जाके है। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटिक्स में नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवाइड, ये भी थोड़ा अलग तरह का आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द हिंदू के कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, और लास्ट में समरी, क्वेश्चंस, प्री के, मेंस के सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये कोट है, द गोल इन द एंड इज नॉट टू विन द इलेक्शंस, द गोल इज टू चेंज सोसाइटी। पॉल क्रूगमैन का ये कोट है। देखो, इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, अंत में गोल तो यही होना चाहिए ना कि सोसाइटी को चेंज करना है। बट दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज का एम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करना, और इसके लिए बल्कि सोसाइटी को चेंज उन्हें करना चाहिए। इलेक्शन जीत के वो पहले ही सोसाइटी का ढांचा बिगाड़ देते हैं। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज धर्म की राजनीति करते हैं, कुछ जाति की राजनीति करते हैं, कुछ रीजन की राजनीति करते हैं, कुछ आइडेंटिटी की राजनीति करते हैं। इससे बल्कि समाज और ज़्यादा बट जाता है, समझ गए? तो ये नुकसान हो जाता है बल्कि जिस बेस पे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर देखो अब एक ऐसे चौराहे पर आ गया है जहां से शायद वापस जाना मुमकिन नहीं है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात पहले करते हैं। मणिपुर में 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जम के वायलेंस हुआ जब मणिपुर हाईकोर्ट के एक जज ने सरकार को आदेश दिया कि आप मैती कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के बारे में कंसिडर कीजिए। मणिपुर में देखो, एक तरफ जो हिली एरियाज हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे मैती कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब जो हिली एरियाज में ट्राइबल रहते हैं ना, वो अलग अलग ट्राइब्स के हैं। उनमें से नागा भी हैं, कुकी भी हैं। बट ये जो टर्म है ना, कुकी जो एक अम्ब्रेला टर्म है, बड़ी टर्म है। इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर कुकी एथनिक ग्रुप के कई सारे ट्राइब्स और सब ट्राइब्स आ जाते हैं। तो देखो, जब मणिपुर हाईकोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया ना रिजर्वेशन के बारे में कंसीडर किया जाए, दोनों कम्युनिटीज के बीच में जम के वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, अनेकों प्रॉपर्टीज जलाई गई, जान माल का बहुत नुकसान हुआ। अब दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंस इतने ज्यादा आ चुके हैं, नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। 12 मई को 10 कुकी जो विधायक जो हैं वो एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करते हैं और कहते हैं हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हम अभी की मणिपुर सरकार के अंडर नहीं आना चाहते, अलग से हमें एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन चाहिए। क्योंकि जो कम्युनिटी के विधायकों का आरोप यह भी है, अभी जो जम के वायलेंस हुआ ना दोनों कम्युनिटीज के बीच में, इसमें सरकार, मणिपुर की सरकार निष्पक्ष नहीं थी, इम्पार्शियल नहीं थी। मणिपुर के प्रशासन ने मैती कम्युनिटी के लोगों का साथ दिया और हमारा साथ नहीं दिया। तो हमारा जो ट्रस्ट है मणिपुर की सरकार के ऊपर बिल्कुल खत्म हो चुका है। डिफरेंस देखो दोनों कम्युनिटीज के बीच पहले भी थे, मैती और कुकी कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंस पहले भी थे, लेकिन जैसे तैसे काम चल रहा था। बट अब तो राइटर कहते हैं रूबिकॉन क्रॉस हो चुका है। रूबिकॉन क्रॉस होना ये कहावत है कि अब तो थ्रेशोल्ड पार हो चुका है, अब तो हद हो चुकी है। अब शायद दोनों कमिटीज के लोग एक साथ एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ना रहें। बट दिक्कत ये है, जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो कह रहे हैं नहीं, मणिपुर जैसा है वैसा ही होना चाहिए, टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है मणिपुर की बरकरार रहनी चाहिए, जैसा बॉर्डर अभी है वैसा ही होनी चाहिए, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलते रहना चाहिए। बल्कि संविधान का आर्टिकल 371C, जिसमें ट्राइबल लोगों को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, मैती कम्युनिटी के लोग तो ये भी कहते हैं इस स्पेशल प्रोविजन को खत्म कर दिया जाए। मतलब ट्राइबल्स को, हिली एरियाज में रहने वाले ट्राइबल्स को जो स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 371C में, ये नहीं मिलने चाहिए। उन्हें लैंड राइट्स मिले हुए हैं, रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो नहीं मिलना चाहिए।
अब समझ गए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक तरफ मैती कम्युनिटी के लोग जो प्लेन एरियाज में रहते हैं, दूसरी तरफ हिली एरियाज में ट्राइबल लोग रहते हैं। मेन है कुकी जो, हालांकि दूसरी ट्राइब भी रहते हैं नागा, उनका अलग केस है, वो भी अब हम आने वाले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो कुकी जो ग्रुप का ये जो प्रोटेस्ट है ना कि हमें अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ये मांग पहले भी थी बट पहले इतनी स्ट्रोंग नहीं थी। 2000 में उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। उस समय एक कमीशन गठन किया गया था, कमीशन का, जिसका नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मणिपुर में कुकी जो ग्रुप की जो डिमांड है ना कि हमारे लिए अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाए या फिर टेरिटोरियल काउंसिल में हमें डाल दिया जाए या फिर 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, ये मांग कुकी जो ग्रुप की इतनी स्ट्रोंग नहीं थी। उस समय पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं था। बट अब जिस प्रकार से वायलेंस हुआ है ना दोनों कम्युनिटीज के बीच में, अब ये मांग काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है कुकी जो ग्रुप के लोगों के बीच में। उन्हें लगता है कि नहीं, अब तो हम मणिपुर की प्रेजेंट सरकार के अंडर रहेंगे ही नहीं। तो अब देखो 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, क्या किया जाए। मतलब एक तरफ कुकी जो ग्रुप की मांग कि अलग से एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, दूसरी तरफ मैती कम्युनिटी के लोगों की मांग नहीं, मणिपुर का बॉर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा अभी चल रहा है चलता रहे। तो 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। पहला, मणिपुर के हिल एरियाज में जो ट्राइब्स रहती हैं ना, उनके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन कर दिया जाए। लेकिन देखो मणिपुर के हिली एरियाज में ना सिर्फ कुकी जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं बल्कि ट्राइब में तो फिर नागाज भी आ जाते हैं। अगर मणिपुर के हिल एरियाज के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन किया जाता है तो कुकी जो कम्युनिटी जो हिल में रहती है वो तो खुश हो जाएगी, बट हिली एरियाज में तो नागा भी रहते हैं ना। नागा शायद इस मांग का समर्थन ना करें। नागाज की एक अलग से डिमांड है नॉर्थ ईस्ट में कि जहां जहां पे नागा हैं, फॉर एग्जांपल नागालैंड में है, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, जहां पर भी हैं, उन सबको मिला के, उन सभी एरियाज को मिला के एक अलग से स्टेट बना दिया जाए, नागालिम, नागाज के लिए अलग से स्टेट। तो मणिपुर में हिली एरियाज के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें नागाज को कन्विंस करना मुश्किल हो सकता है। अब बात आती है दूसरे सॉल्यूशन की। दूसरा सॉल्यूशन ये है, चलो आप एक काम कर दो, हिली एरियाज में पूरे हिली एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन अलग मत करो, लेकिन हिली एरियाज में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं ना जहां पे डोमिनेंस मेजोरिटी कुकी जो कम्युनिटी की है, कम से कम उन जिलों के लिए, उन डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन बना दो और वो जिले छोड़ दो हिली एरियाज में जहां पे नागाज की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इसमें एक रुकावट आ सकती है। 1956 में जो स्टेट रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया था ना, उसने एक बात बोली थी, जब आप अलग से स्टेट बनाओ ना या फिर अलग से एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन करो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी देखो और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखो। देखो तो सही कि अलग से आप एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन कर रहे हो, वो अपने आप से एडमिनिस्ट्रेशन चला भी पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होंगे या नहीं होंगे। बट राइटर कहते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स ना इस केस में लागू नहीं होते। क्यों लागू नहीं होते? पहली तो बात, मणिपुर हिल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1971 के अंतर्गत जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज बनाई गई है ना, वो एथनिक ग्रुप्स के आधार पर बनाई गई हैं, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर। तो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं देखी जाती, एथनिक कंसर्न्स भी देखे जाते हैं। दूसरी चीज इकोनॉमिक वायबिलिटी वाली बात, मान लीजिए मणिपुर के हिली एरियाज में जहां जहां पे कुकी जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे अलग से एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया जाता है तो वो इकोनॉमिक वायबल होंगे। राइटर कहते हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें आएंगे फिरजाल और चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां पे नेचुरल गैस बेल्ट है तो नेचुरल गैस को एक्सप्लोर किया जाएगा, पैसे आएंगे, काम चल पड़ेगा इनका। दूसरा, कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे बेहयांग और मोरे, यहां से तो रास्ता निकलता है साउथ ईस्ट एशिया का, कुछ टोल वगैरह लगा के पैसे आ जाएंगे,
मतलब इकोनॉमिक वाइबिलिटी हो जाएगी, उसकी चिंता मत करो। तो ये दूसरा सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं तीसरे सॉल्यूशन की। तीसरा सॉल्यूशन ये है, स्टेटस को जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलता रहना चाहिए, मतलब वायलेंस से पहले जो सिचुएशन थी वही रहे। लेकिन एक चीज़ ये है, इसमें दिक्कत ये है, मैती कम्युनिटी के लोग जो है ना, उन्होंने भी पोजीशन काफ़ी हार्ड कर ली है, जो प्लेन एरिया में रहते हैं। वो कहते हैं कि संविधान का आर्टिकल 371C, जिसमें हिल एरियाज के लोगों को यानी ट्राइबल लोगों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वो खत्म किया जाए। ये दिक्कत है। और ये जो सॉल्यूशन है वो तो मणिपुर की पॉलिटिकल फाउंडेशन को ही हिला देगा। तो तीनों सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए। परफेक्ट सॉल्यूशन तो देखो कोई भी नहीं है। दोनों कम्युनिटीज़ ने, एक तरफ मैती कम्युनिटीज़, दूसरी तरफ कुकी कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज़ ने अपनी जो मांग है वो स्ट्रोंग कर ली है। दोनों एक पॉइंट पे आने को तैयार नहीं है। देखो इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, हम ना अलग अलग देशों से सीख सकते हैं। जैसी सिचुएशन आज के समय में मणिपुर में है, वैसी ही बेल्जियम, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन देशों में भी थी। यहां पे भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में बहुत डिफरेंस थे, लेकिन जेन्युइनली रिकॉग्नाइज किया गया अलग अलग कम्युनिटीज की डिमांड्स को, और टेरिटोरियल इंटीग्रेशन इस प्रकार से किया गया कि अलग अलग कम्युनिटीज के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हों। ऐसा ही सॉल्यूशन हमको मणिपुर में भी अपनाने की आवश्यकता है। एक पॉइंट और भी है जिस पे डिबेट चल रही है। कुकी कम्युनिटी के लोग मांग कर रहे हैं ना, हमें अलग से स्टेट चाहिए या फिर अलग से एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अब अलग से स्टेट बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, संविधान के आर्टिकल 3 में। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लोगों से पूछे बिना अलग से स्टेट बना दे? देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी ना इस प्रकार की डिबेट चल रही थी। केटी शाह ने बोला ये तो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है कि सेंटर स्टेट के लोगों से पूछे बिना अलग से स्टेट बना दे। बट देखो उस समय ना, एक सेकंड, उस समय ना के संथानम, इन्होंने अच्छा आंसर दिया था। इन्होंने बोला था अगर देखो स्टेट की कंसेंट को मैंडेटरी बना दिया गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? स्टेट में एक कम्युनिटी मेजोरिटी में रहेगी और वो कम्युनिटी कभी चाहेगी ही नहीं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अलग से स्टेट बने। तो स्टेट के ऊपर तो नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि स्टेट में मेजोरिटी कम्युनिटी की सरकार रही तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अलग से स्टेट का निर्माण किया जाए और माइनॉरिटी कम्युनिटी उसी स्टेट में फिर ऑपरेशन सहन करती रहेगी, हो सकता है। तो इसलिए स्टेट को पावर देना आर्टिकल 3 के अंतर्गत कि आप अलग से स्टेट बना सकते हो, वो बिल्कुल सही था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म से संबंधित है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म, टर्म्स याद रखना आंसर्स में इस्तेमाल करने के लिए। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म? देखो यूरोपियन यूनियन का ये मैकेनिज्म कहता है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ से कोई माल यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ में आता है, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, और वहाँ पर उन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो कार्बन का एमिशन हुआ उस पर टैक्स पे नहीं किया है। तो फिर जब ये माल यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ में एंटर करेगा तब हम टैरिफ लगाएंगे, तब हम टैक्स लगाएंगे। ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सॉरी, समझ गए ना। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन है ये और ये इंडिया है। इंडिया में स्टील प्रोड्यूस हुआ, स्टील के प्रोडक्शन के दौरान कार्बन का एमिशन हुआ, उस पर उस कंपनी ने टैक्स नहीं पे किया। तो फिर वो स्टील जब यूरोपियन यूनियन में जाएगा ना एक्सपोर्ट होके, तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन उस स्टील पे टैक्स लगाएगा। अब इंडिया जैसे देशों को इसका नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? इंडिया का स्टील, एल्यूमिनियम यूरोपियन यूनियन में जाता है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वाले टैक्स लगाएंगे तो वो महंगा होकर बिकेगा। यूरोपियन यूनियन में महंगा होकर बिकेगा तो कम बिकेगा। तो इंडिया का 1.8% जो टोटल एक्सपोर्ट है ना, स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन, इनका, वो प्रभावित होगा। बट देखो इंडिया कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन का जो ये CBAM है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये प्रोटेक्शनिस्ट है, डिस्क्रिमिनेटरी है। प्रोटेक्शनिस्ट कैसे है?
इंडिया का आरोप है कि ये यूरोपियन यूनियन की कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा स्टील अच्छा है, बट अब इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कारण महंगा बिकेगा यूरोपियन यूनियन में तो कम बिकेगा, इससे यूरोपियन यूनियन की डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा होगा। बात यह भी चल रही है इंडिया की तरफ से कि हम WTO जाएंगे, WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जाएंगे। ये देखो डिबेट जो है ना वो है ट्रेड वर्सेस इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ये बात सही है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हम इंडिया जैसे देशों से उन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर टैक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहां पे उनकी प्रोडक्शन में एमिशन हुआ है, तो इसलिए ये एक प्रकार से डेटरेंस का काम करेगा, एमिशन कम होगा, इन्वायरमेंट को फायदा होगा। दूसरी तरफ इंडिया का यह कहना है कि इन्वायरमेंट तो सिर्फ बहाना है, वास्तव में यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को बचाना चाहता है। तो ये डिबेट है इन्वायरमेंट वर्सेस ट्रेड की। देखो वैसे 2005 में ना यूरोपियन यूनियन एक और सिस्टम लेके आया था, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इसमें क्या होता था, एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए 2 कंपनीज हैं, 3 कंपनीज मान लीजिए ABC, तीनों स्टील मैन्युफैक्चर करती हैं। अब तीनों को ना यूरोपियन यूनियन ने क्या कर दिया, लाइसेंस दे दिया कि 10 टन तक आप कार्बन एमिट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप 10 टन से कम करते हो, मान लीजिए आपने 5 टन किया तो 5 टन आपने बचा लिया, तो 5 टन के सर्टिफिकेट आप दूसरी कंपनीज को बेच सकते हो। और जो कंपनी 10 टन से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि लाइसेंस सिर्फ 10 टन कार्बन एमिशन का है एक साल में, किसी कंपनी ने फॉर एग्जांपल C ने 12 टन प्रोड्यूस कर दिया, तो आपने थ्रेशोल्ड से ज्यादा कार्बन एमिट किया है 2 टन, तो इसका सर्टिफिकेट आपको परचेज करना होगा। आप उस कंपनी से भी परचेज कर सकते हो जिसने कम कार्बन एमिट किया है। यह है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम कि एक निश्चित मात्रा में कार्बन हर कंपनी एमिट कर सकती है, इससे कम कोई करेगा तो वो अपना सर्टिफिकेट बेच सकता है, कम उसने जितना किया है, और ज्यादा अगर उसने किसी ने किया है थ्रेशोल्ड से ज्यादा, जितना अलाउ है उससे ज्यादा, तो उसको फिर परचेज करना होगा कार्बन सर्टिफिकेट मार्केट से। अब यूरोपियन यूनियन का कहना है ये सिस्टम तो अच्छा है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, बट दिक्कत ये है बाहर से जो माल इंपोर्ट होता है उस पर तो ये लागू नहीं होता एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ये ABC तीनों कंपनीज यूरोपियन यूनियन की, मान लीजिए कोई D कंपनी है इंडिया की, उस पर तो कोई चीज लागू ही नहीं थी कि आपको इतना कार्बन एमिट करना है। उसने ज्यादा कार्बन एमिट किया तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। अब उसका प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में आ रहा है तो जाहिर तौर पे डिसएडवांटेज है डोमेस्टिक कंपनीज को। तो यूरोपियन यूनियन का कहना कि हम डोमेस्टिक कंपनीज को डिसएडवांटेज क्यों होने देंगे, उन पर तो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लागू है, एक लेवल से ज्यादा वो कार्बन नहीं एमिट कर सकते। बाहर की कंपनीज जो हमारे यहां पे माल एक्सपोर्ट कर रही हैं उन पे तो ये एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लागू नहीं है, तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान हो रहा था। और अभी तक तो हम सिचुएशन को टैकल कर रहे थे, फ्री अलाउंस देके, उनको परमिट देके लोकल कंपनीज को, बट अब और नहीं। यूरोपियन यूनियन का कहना है दूसरा खतरा कार्बन लीकेज का भी था। कार्बन लीकेज मतलब हमारे देश की कोई कंपनी है, दुखी हो गई इस एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से, वो कहती है कि यार बाहर की कंपनीज यहां पे आके माल बेचती हैं, उन पे तो ये सिस्टम लागू नहीं होता, तो मैं अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर रहा हूं उस देश में, फॉर एग्जांपल इंडिया में, जहां पे ये एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लागू नहीं होता। फिर तो मुझे भी यहां पे इंडिया में स्टील मैन्युफैक्चर करना सस्ता पड़ेगा। तो कार्बन लीकेज का भी खतरा था कि यूरोपियन यूनियन की फैक्ट्रीज, कंपनीज दूसरी देशों में शिफ्ट हो रही थी। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन ये सिस्टम लेके आया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन का कहना है अगर कोई कंपनी कहती है कि हमने कार्बन प्राइस पे कर दिया है अपने देश में, तो फिर वो रिडक्शन क्लेम कर सकता है, फिर उस पर हम कम टैक्स लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। अगर कोई कंपनी बोलती है कि मैं अपने देश में मैं कार्बन टैक्स पे कर चुका हूं। अब देखो फिर से क्वेश्चन आता है कि WTO लॉ के अंडर ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं है। देखो WTO में ना नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन है। WTO का प्रोविजन कहता है कि कंट्रीज को ना इक्वल ट्रीटमेंट देनी होगी, अपने देश में जो मैन्युफैक्चर हुए हैं प्रोडक्ट्स उनको भी, और बाहर से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए गए हैं उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट देनी होगी। बट यूरोपियन यूनियन का ये जो मैकेनिज्म है, क्या इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है? देखो एक लिहाज से देखें तो इक्वल ट्रीटमेंट दी जा रही है, क्योंकि एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम
ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए तो था, फॉरेन कंपनीज के लिए नहीं था। फॉरेन कंपनीज नहीं कार्बन टैक्स पे कर रही थी, तो इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट अब दी जा रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स लगा के। बट देखो, अनइक्वल ट्रीटमेंट ऐसे है कि बाहर की कंपनी यूरोपियन यूनियन में जब माल भेजेगी ना, तो उन्हें काफ़ी मुश्किल भरी कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग करनी होगी कि इतना कार्बन एमिट हुआ है जब हमने ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल स्टील या एल्यूमिनियम। और स्टील अलग अलग तरीके से बनता है। स्टील इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से भी बनता है जो कि लेस कार्बन इंटेंसिव है। इसके अलावा स्टील ब्लास्ट फर्नेस से भी बनता है जहां से ज़्यादा कार्बन एमिट होता है। अब कोई कंपनी बोलेगी हमने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से स्टील बनाया है, तो यूरोपियन यूनियन मानेगा नहीं। वो बोलेगा कि नहीं, हम नहीं मानते कि आपने कम कार्बन एमिट किया है, क्योंकि WTO की ज्यूरिसडिक्शन में ना प्रोसेस किस प्रकार से है प्रोडक्शन की वो मैटर नहीं करती है। तो मतलब कि अगर इंडिया की कंपनी ने स्टील को प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, तब भी टैक्स उतना ही लगेगा। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेशन है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो, अगर डिस्क्रिमिनेशन है भी सही तो भी यूरोपियन यूनियन ना एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कैसे? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का जो आर्टिकल 20 है ना, इसके अंतर्गत यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के लिए एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। समझ गए? तो लास्ट में ना राइटर ये बोलते हैं, देखो WTO में जाने से कुछ नहीं होगा। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नेगोशिएशन चल रही है, तो इंडिया को यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम करना चाहिए इस इशू पर, CBAM पे, ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान ना हो, और अगर जरूरत पड़ी बाद में तब WTO में जाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद आज के डिस्कशन का तीसरा आर्टिकल इंडियन पॉलिटिक्स में नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में है। आप GS पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? बीजेपी हार गई कर्नाटक के असेंबली इलेक्शंस में। अब देखो, एक भी ऐसा राज्य नहीं है साउथ इंडिया में जहां पर बीजेपी की सरकार हो। जनरली देखो उल्टा रहता है, नॉर्थ में पॉलिटिकल ट्रेंड अलग रहते हैं, साउथ इंडिया में पॉलिटिकल ट्रेंड अलग रहते हैं। तो ये जो आर्टिकल है एक्सप्लेन करता है कि पॉलिटिक्स में नॉर्थ साउथ के बीच डिवाइड क्यों देखने को मिलता है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड। देखो, नॉर्थ और साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स की जो लैंग्वेज है वो अलग है। अलग अलग इश्यूज पे चर्चा होती है पॉलिटिक्स में, अलग अलग इश्यूज डोमिनेट करते हैं। साउथ इंडिया में अलग इश्यूज डोमिनेट करते हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग। साउथ इंडिया में रीजनल पार्टीज इमर्ज होकर आई आज़ादी के बाद, क्योंकि साउथ इंडिया में लोगों को लगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए साउथ इंडिया में रीजनल आइडेंटिटी के नाम पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होकर आई। जैसे तेलंगाना में KCR की पार्टी है, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, इसके अलावा CPI है केरला में, मतलब उनका तो अलायंस है बहुत बड़ा। और आप तमिलनाडु में देखिए DMK, AIDMK, कर्नाटक में भी JDS है। समझ गए? अब दूसरा आर्ग्यूमेंट देखिए, रोल ऑफ रिलीजन। देखो, जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है ना वो नॉर्थ में डोमिनेंट रोल प्ले करता है, लेकिन साउथ इंडिया में ना कास्ट ऑर्डर के अगेंस्ट पास्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देखने को मिली हैं। जैसे आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी उस समय भी पेरियार ने जस्टिस पार्टी बनाई। रिलीजन का जो परसेप्शन है ना नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में अलग अलग है। हिंदुत्व का जो नरेटिव है वो इतना डोमिनेटिंग नहीं है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कल्चर ज़्यादा मैटर करता है, और चूंकि पास्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट साउथ इंडिया में हुई है, इसलिए हिंदुत्व का नरेटिव उतना डोमिनेट नहीं करता है। साउथ इंडिया में पास्ट में एंटी कास्ट मूवमेंट्स हुई हैं, और नॉर्थ में अभी भी ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का डोमिनेंस है। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन। देखो, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी हिंदू मुस्लिम्स में दंगे हुए, पार्टीशन के दौरान भी दंगे हुए, और बाद में भी कम्युनलिज्म पोलराइजेशन ज़्यादा है नॉर्थ में, लेकिन साउथ में
हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड इतना ज़्यादा नहीं है। तो पार्टीशन का जो इंपैक्ट था ना दोनों रीजन्स में अलग अलग था, नॉर्थ पे ज़्यादा था। इसीलिए बाद में संविधान में प्रोविजन किए गए सेकुलरिज्म को मेंटेन करने के लिए, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28, ये जो आर्टिकल्स है ना हमारे देश में सभी लोगों को रिलीजन की फ्रीडम देता है, रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फॉर द फ्यूचर। आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये गैप बढ़ेगा? आर्टिकल में कहा जाता है ये गैप जो है वो नियर फ्यूचर में कम होने वाला नहीं है। एक सेकेंड, ये पॉइंट्स रह गए। हाँ, अभी वो बाद में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है। अभी ये देखिए और फैक्टर्स क्या हैं डिफरेंसेस के, हिस्टोरिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। देखो साउथ इंडिया जो है इन्होंने कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी सोशल मूवमेंट्स फेस किए, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंटी ब्राह्मण मूवमेंट्स इन तमिलनाडु, वीर शैव मूवमेंट्स इन नॉर्थ कर्नाटक। इन्होंने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को चैलेंज किया। इसके अलावा इंडिया में नॉर्थ इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट ने अपने आप को काफ़ी लेट असर्ट किया, लेकिन साउथ इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट ने अपने को काफ़ी जल्दी असर्ट कर लिया था, इवन आज़ादी से पहले भी। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी डिफरेंसेस हैं, नॉर्थ और साउथ में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। साउथ इंडिया ज़्यादा डेवलप है। इवन कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजों ने साउथ इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे पोर्ट्स पे पैसा लगाया, एजुकेशन पे पैसा लगाया, इंडस्ट्रीज़ पे पैसा लगाया, क्योंकि साउथ इंडिया से सामान भेजना इंग्लैंड में रिलेटिवली आसान था। बट नॉर्थ इंडिया चूंकि सी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजों ने थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट की। उसके इवन आज़ादी के बाद भी नॉर्थ इंडिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा फोकस है, मतलब उस चीज़ पे फोकस नहीं है जो बोलते हैं ना कि किसी को पैसे देने के बजाय आप उसको काम करना सिखाओ ताकि हमेशा के लिए उसका काम चलता रहे। इस चीज़ पे फोकस नहीं है नॉर्थ इंडिया में। स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस है कि फ्री में चीज़ दे दो, स्किल ना दो। तो ये कुछ और पॉइंट्स थे। अब आते हैं फ्यूचर में प्रोजेक्शन क्या है। देखो नॉर्थ और साउथ के बीच जो गैप है इतना जल्दी फिल नहीं होने वाला है। इकोनॉमिक माइग्रेशन हो रहा है, मतलब बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स नॉर्थ से साउथ में जाते हैं काम करने के लिए। कल्चरल डिफरेंसेस जो है नॉर्थ और साउथ के बीच में इतना जल्दी मतलब गैप फिल नहीं होगा कल्चरल डिफरेंसेस में। हालांकि अब तो देखो कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है मोबाइल फोन्स में और आना जाना बहुत आसान हो गया है, तो देश ज़्यादा यूनाइटेड हो रहा है। बट देखो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है ना वो इतना जल्दी फिल नहीं होंगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बल्कि बढ़ गई हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो होती है, इवन पॉपुलिज्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स होती है, जो मैंने आपको बताया फ्री में स्कीम्स चला दी, आइडेंटिटी के नाम पे वोट दे दिया, तो इन चीज़ों की वजह से ना नॉर्थ और साउथ के बीच में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और नॉर्थ में चूंकि हिंदी का बोलबाला है, कई बार साउथ इंडिया के लोगों को ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे हिंदी इम्पोज कर रही है, तो इस वजह से भी डिफरेंसेस हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। पॉइंट्स देखो और बहुत सारे हैं। डीलिमिटेशन कमीशन जो आगे आएगा उसको लेके कंसर्न्स हैं साउथ इंडिया के। उनका कहना है कि हमने पॉपुलेशन कम कर दी है और लेटेस्ट जो डीलिमिटेशन आएगा वो हमारी सीट्स कम ना कर दे, जो कि प्रोविजन अभी तक फ्रीज है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर डिफरेंस रहता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। नॉर्थ साउथ के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। अब कुछ न्यूज़ देख लेते हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव से जो हम एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है छत्रपति शिवाजी वर्क कंटिन्यूज टू बी रेलिवेंट सेज पीएम। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जब गद्दी संभाली थी ना उसको 350 साल पूरे हो गए हैं। जब हम एथिक्स में लिखते हैं ना हमें किन से इंस्पायरेशन मिलती है, आप सिविल सर्वेंट हो, किन वैल्यूज़ को आप फॉलो करोगे, वहाँ पे आप हमारे महान लीडर्स, हमारे महान गुरुओं के आइडियल्स के बारे में लिख सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, उनकी ज़बरदस्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी सबको साथ लेके चलना। तो ये सारी बातें आप फॉलो करोगे एज ए सिविल सर्वेंट, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को आप कोट कर सकते हो, इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने ना जो स्पीच दी थी पार्लियामेंट के इनाग्रेशन पे, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया, पता नहीं बताया,
वो स्पीच इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उस स्पीच से मिलेगी जो आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगला जो आर्टिकल है एथिक्स के पर्सपेक्टिव से मोरल पुलिसिंग से संबंधित है। मोरल पुलिसिंग आप समझते हो, जैसे किसी गांव में दो लड़का लड़की आपस में जा रहे हैं, ए और बी, ए लड़का बी लड़की। अब 10-12 लोगों का ग्रुप है, इन दोनों को पीट देते हैं। पीट क्यों देते हैं? ये 10-12 लोग आरोप लगा रहे हैं कि तुम हमारे गांव का माहौल बिगाड़ रहे हो, तुम्हारी हरकतें पब्लिक डोमेन में ठीक नहीं हैं, हमारा कल्चर जो है वो खराब हो रहा है, गांव का माहौल बिगड़ रहा है, सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, सोशल ऑर्डर खराब हो रहा है। तो ये सारी बातें बोल के 10-12 लोगों का जो ग्रुप है लड़का लड़की को पीट देते हैं। ये क्या है? ये मोरल पुलिसिंग है। इन्होंने बहाना बनाया कि हम हमारे जो मोरल्स हैं उनकी पुलिसिंग कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। अब मोरल पुलिसिंग को जस्टिफाई इन आर्गुमेंट्स पे किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कल्चर को बचाना, सोसाइटी में जो ऑर्डर है उसको बचाना, सोशल वैल्यूज़ को बचाना, माहौल को खराब ना होने देना। लेकिन मोरल पुलिसिंग खराब है। खराब क्यों है? इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट है। लड़का लड़की अपनी मर्जी से साथ में घूम रहे हैं। कौन तय करेगा कि समाज के मोरल्स क्या हैं? क्या ये 10-12 लोग तय करेंगे? हो सकता है कि बाकी लोगों की सहमति हो। दूसरा, आर्बिट्ररी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये 10-12 लोग जो हैं किसी किसी को पीट दें, किसी को छोड़ दें। किन्होंने अधिकार दिया इन लोगों को? अपनी मर्जी से किसी भी पीट देंगे ये मोरल्स को बचाने के नाम पे। और देखो, वायलेंस नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। अगर कोई चीज़ कानून के अगेंस्ट है तो सिर्फ पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है, ना कि और कोई अथॉरिटी। तो मोरल पुलिसिंग को आप जस्टिफाई नहीं करोगे एथिक्स में। तो एथिक्स के एग्जाम्पल सिर्फ इतने ही हैं। अब आप समरी देख लीजिए जल्दी से। कार्बन आर्टिकल की समरी हमने डिस्कस किया कि यूरोपियन यूनियन 2004-5 में लेके आई थी ETS यानी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अब उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है दूसरे देशों की कंपनीज पर भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। ये सारे प्रोडक्ट कवर होंगे। अगर विदेशी कंपनीज ने कार्बन एमिशन पे टैक्स पे नहीं किया है तो टैरिफ लगाया जाएगा, मतलब जब वो एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन में तब टैक्स लगाया जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन को लगता है कि हमारी कंपनीज को नुकसान हो रहा है, कार्बन लीकेज हो रहा है, मतलब हमारी कंपनीज दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे उनको कार्बन एमिशन पे टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा पॉइंट, हमारी कंपनीज पिछड़ गई हैं दूसरे देशों की कंपनीज के मुकाबले में। उनके प्रोडक्ट यहाँ पे सस्ते बिकते हैं लेकिन हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे बिकते हैं क्योंकि उनको कार्बन टैक्स पे करना पड़ता है। अब बात आती है क्यों ये डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं, इस पर डिबेट स्टार्ट हो गई है। देखो, डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए नहीं है वैसे क्योंकि डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान हो रहा था, अब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए है क्योंकि दूसरी देशों की कंपनीज के प्रोडक्ट आएंगे तो उन्हें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए स्टील इलेक्ट्रिक फर्नेस से बनाया गया है और ब्लास्ट फर्नेस से नहीं बनाया गया है तो पता कैसे लगेगा यूरोपियन यूनियन को? इवन सही ढंग से भी स्टील बना है उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी है। तो बाद में सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, डायलॉग और नेगोशिएशंस करो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, और CBAM का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का फ्रेमवर्क चेंज करो। कुछ देशों को एग्जाम्पशंस दी जा सकती है, फॉर एग्जांपल इंडिया को। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अच्छे से इंडिया नेगोशिएशंस करे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे सॉल्यूशंस हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द इंटरप्ले बिटवीन ट्रेड एंड एनवायरमेंट कंसिडरेशंस इन रिलेशन टू CBAM, मतलब ट्रेड और एनवायरमेंट के बीच में जो बैलेंस इस्टाब्लिश करने की कोशिश है विद रिस्पेक्ट टू CBAM, उसे आप डिस्कस कीजिए। इसके अलावा ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस जो इंडिया फेस करेगा CBAM के कारण, उसे भी आप एनालाइज कीजिए और बताइए क्या पोटेंशियल स्ट्रेटजीज इंडिया अपना सकता है उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये प्री का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं। तो इसको स्लाइड को रोक के पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अब ये मणिपुर वाले आर्टिकल की समरी है। बैकग्राउंड में क्या हुआ? वायलेंस हुआ 2 कम्युनिटीज के बीच में। अब कुकी जो कमेटी के जो विधायक हैं वो अलग से एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। क्यों उनकी मांग है?
क्योंकि वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ है, डिवीजन हो चुके हैं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, पॉपुलर सपोर्ट हासिल है क्योंकि जो कम्युनिटी के लोगों की तभी ये डिमांड बढ़ रही है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी मैनेज हो जाएगी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। अपोजिशन है मैती कम्युनिटी का, वो कहते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बरकरार रहनी चाहिए और जो एग्जिस्टिंग सब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। बल्कि मैती कम्युनिटी तो डिमांड कर रही है आर्टिकल 371C में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं ट्राइबल्स के लिए उसे हटा दिया जाए। 3 सॉल्यूशंस हैं। पहला, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कुकीजो और नागाज के लिए जो हिल एरियाज में रहते हैं, लेकिन इसका कौन ये है नुकसान ये है, नागा नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कुकीजो कम्युनिटीज़ के लिए, जहाँ पे कुकीजो डोमिनेंस में है वहाँ पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हिल्स में। प्रो इसका ये है कि आप आग को शांत कर रहे हो, अलग से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो शांति हो जाएगी। कौन ये है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कैसे मैनेज करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। सबसे लास्ट में, वायलेंस से पहले जो सिचुएशन थी उसी को बरकरार रखा जाए। इसका फ़ायदा ये है यूनिटी इंटीग्रिटी बरकरार रहेगी, लेकिन नुकसान ये है कि कुकीजो कम्युनिटी के जो ग्रीवेंस हैं वो तो ज्यों के तो बरकरार रहेंगे। वे फॉरवर्ड में डायलॉग और नेगोशिएशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स आने चाहिए, दोनों ग्रुप्स की मांग को एड्रेस करने के लिए इंक्लूसिविटी हो, सरकार सबको साथ लेके चले, डेवलपमेंट आए तो सबको ध्यान में रखते हुए आए, एक्सटर्नल मीडिएशन करवा दिया जाए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। लॉन्ग टर्म विजन जो है मणिपुर का वो सही होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, सभी कम्युनिटीज़ के कंसर्न्स को एड्रेस करने वाला होना चाहिए। ये क्वेश्चन है प्री का जो आपको एड्रेस करना है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये असर्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन है जैसा यूपीएससी पूछती है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है, अगर सही है नहीं है तो कौन सी गलत है कौन सी सही है, और दोनों स्टेटमेंट सही भी है तो ये भी बताइए क्या स्टेटमेंट सेकंड जो है वो स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। आपको हिंट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन है मेंस का जो आपको अटेम्प्ट करना है, डिस्कस द फैक्टर्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ, मतलब इंडिया में सेपरेट स्टेट की जो डिमांड्स आती हैं इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और फैक्टर्स हैं, डिस्कस कीजिए। और क्या चैलेंजेस आते हैं उन डिमांड्स को डील करने में वो आपको बताना है, एग्जामिन करना है। लास्ट में स्टेप्स भी बताइए कैसे इनको इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है, ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट नहीं करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब डिस्कशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।